हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। आपका ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें 9 टेस्ट उसका डिस्कशन में स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 9 टेस्ट था इसका जो सिलेबस था वो इकोसिस्टम था। इकोसिस्टम एक बड़ी यूनिट है। उसमें पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी ने एक पार्ट उसका डिलीट किया है, पॉल्यूशन वाला। तो अब 3 चैप्टर पर बेस्ड है ये। एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो इसमें बहुत सारा डेटा भी आपको लर्न करना पड़ता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इनमें डेटा बेस्ड हो सकते हैं, होते ही हैं। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद करना है। जहां डिस्कशन की रिक्वायरमेंट रहेगी जरूर डिस्कशन किया जाएगा। एक एक करके क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 101। एक इक्वेशन दी है के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये कुछ भी नहीं है बल्कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस उसे रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो के है वो कैरिंग कैपेसिटी है। इसमें ये पूरा कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ के कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये तो गलती हो जाएगा, वाइट टेक्स्ट भी नहीं है। ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ये इक्वेशन का पार्ट है, एक बड़ी इक्वेशन का पार्ट है। तो ये पार्ट है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस का। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट अगला 102। वो बोल रहे हैं मोस्ट डाइवर ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम इज। सबसे डाइवर्स कौन है इकोसिस्टम में? तो प्रोड्यूसर तो पता है अपने को, ग्रीन प्लांट से ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स हैं वो डिकम्पोजर्स हैं, क्योंकि उनके अंदर हमें बैक्टीरिया, फंजाई ये सब मिलेंगे। और बैक्टीरिया खुद अपने आप में बहुत डाइवर्सिफाइड है, फंजाई भी डाइवर्सिफाइड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। 102 में सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 103 103 द रिप्रेजेंट ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन गिवन हियर शो। ये एक पिरामिड दिया ह्यूमन पॉपुलेशन का, क्या बता रहा है देखना है। स्टेबल पॉपुलेशन तो तब होता जब ये ऐसा होता, तब स्टेबल होता। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हाँ ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कैसे? एक पर्टिकुलर समय के बाद 10 साल मान लीजिए, तो ये जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले वो यहाँ पर आ जाएंगे और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले यहाँ चले जाएंगे। ये प्री वाले जब यहाँ आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा हो जाएगा, और उनके ऑफस्प्रिंग ज्यादा रहेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो ये कैसा बता रहा है? हमें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को बता रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 104। द नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय। पता है अपने को प्रोटो कोऑपरेशन, जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल प्लोवर बर्ड और क्रोकोडाइल, उनके बीच में जैसे ये रिलेशन है, तो उसमें क्या होगा कि प्लोवर बर्ड क्रोकोडाइल के जॉ से, माउथ से लीच निकाल के खाएगा। क्रोकोडाइल का भला हो जाएगा, उसको लीच से मुक्ति मिल जाएगी। उस बर्ड का भी भला हो जाएगा, उसे खाना मिल जाएगा। लेकिन ये अकेले अकेले भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं, इसलिए ये एक नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। म्यूचुअल बेनिफिशियल, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। नॉन ऑब्लिगेटरी, दोनों अपनी अपनी जिंदगी अलग से भी जी सकते हैं, इसलिए प्रोटो कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 105 105। If a population of 50 paramecium present in a pool increases to 150 after an hour, एक घंटे बाद वो 150 हो गए, what would be the growth rate of population? population का growth rate क्या होगा? 50 थे, 50 थे, 50 थे, एक घंटे बाद 150 हो गए, तो कितने बढ़े? 100। कितने समय में? एक घंटे में। आ जाएगा 100 पर आवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 ग्राफ दिया है। द ग्राफ शो टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस ग्रोथ कर्व ए एंड बी। ए एंड बी दिया है अपनों को, ये रहा, ये वाला ए, ये वाला जो कर्व है ए दिया है, और एक ये बी दिया है, ये वाला सिग्मॉइड शेप का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक वन? इनमें से सबसे ज्यादा रियलिस्टिक कौन सा है? तो ये वाला जो जे शेप्ड है, ये तो सपनों की दुनिया वाला है। फिर मोर रियलिस्टिक कौन सा है? ये वाला है, बी वाला, जिसमें एक सिग्मॉइड या एस शेप्ड होता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ करो कहेंगे इसे, बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट डेड प्लांट्स। क्वेश्चन छूट रहा है क्या? ओके, तो वो बोल रहे हैं
कि dead plants remains such as leaves, bark, flower, dead remains of animals including fecal matter considered constituency क्या है? detritus और कुछ भी नहीं है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. देन 109, in a particular climatic condition decomposition rate is slower if detritus is slower rate कब होगा? जो मटेरियल थोड़ा हार्ड होगा, रेजिस्टेंट टू ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट होगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लिग्निन काइटिन. कोई स्पेशल बात नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. द गिवन पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंटेड बाय इकोसिस्टम. एक पिरामिड दिया है, इसमें ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है, और स्पेसिफिकली बोला कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये वाले, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, और ये वाले जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर. तो किसके लिए है? पिरामिड ऑफ बायोमास है, कौन सा टाइप का रिप्रेजेंट करेगा? पॉन्ड करेगा, ट्री करेगा, ग्रासलैंड करेगा, फॉरेस्ट करेगा, कौन करेगा इसके अंदर? तो देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर, अगर मैं पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करूंगा तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हो जाएंगे इसके अंदर? प्राइमरी प्रोड्यूसर आ जाएंगे आपके फाइटोप्लैंक्टन आ जाएंगे. उनको कंज्यूम करने के लिए कौन आ जाएंगे? जूप्लैंक्टन आ जाएंगे. तो फाइटोप्लैंक्टन छोटे, उनका बायोमास कम, जूप्लैंक्टन रिलेटेड बड़े, उनका बायोमास ज्यादा रहेगा. ऐसा इन्वर्टेड शेप का मिलेगा, ये इसी में मिलेगा. ये तो ट्री इकोसिस्टम में उसमें नहीं होगा, क्योंकि ट्री का अपना बायोमास ज्यादा होगा, उसके ऊपर जो कंज्यूम करेंगे उनका बायोमास कम होगा, तो इरेक्ट सीधा आने वाला है. वही फॉरेस्ट के लिए भी होने वाला है, ग्रासलैंड के लिए भी होने वाला है. ये वाला जो पर्टिकुलर दिया है ये पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए दिया है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. 111, cattle. Cattle and goats not browsing on calotropis because it has poisonous due to, तो पता है अपनों को कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसके अंदर. करेक्ट आंसर सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई विशेष बात नहीं. प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूटेड बाय ओशंस इज बट एरिया कवर्ड इज कंपेरेटिवली. तो प्रोडक्टिविटी उसकी कम है, 170 बिलियन टन में से सिर्फ 55 बिलियन टन ही होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेकिन एरिया कवर्ड वो तो बहुत ज्यादा है, और कितना है? 70% तक है. तो लो एंड मोर. करेक्ट आंसर आ जाएगा बी. 113, नेचुरल स्कैवेंजर्स आर. तो स्कैवेंजर कौन से होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल कंज्यूम करते हैं. नेचुरल स्कैवेंजर कौन मिलेंगे मुझे? वो रहेंगे बैक्टीरिया एंड फंजाई. करेक्ट आंसर सी, कोई खास बात नहीं है इसमें भी. 114, एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन is an epiphyte on mango branch show what kind of population interaction. पता है अपनों को कि इनमें मैंगो का तो कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, लेकिन हाँ ऑर्किड का भला हो जाएगा, उससे प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर सब मिलने लगेगा. ये क्या है? ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल है. हार्मलेस कमेंसलिज्म भी बोलते हैं इसको. सिंपल एनसीईआरटी का एग्जांपल है. द इविल क्वार्टेट रिप्रेजेंट द मेजर कॉज ऑफ, सॉरी 116 ये वाला गया. Threat to the indigenous catfish in our river due to introduction of, तो Clavius gavipinus. करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मतलब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ उलझने की बात नहीं है. 115, द इविल क्वार्टेट रिप्रेजेंट, ठीक है, द इविल क्वार्टेट रिप्रेजेंट द मेजर कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. मेजर कॉज होता है हैबिटेट लॉस, सबसे बड़ा ब्लो वो यही होता है हैबिटेट लॉस का. एंड फ्रेगमेंटेशन, उसमें भी जो बड़ा सारा हैबिटेट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 115. 117 117 देखते हैं. पॉपुलेशन समझते हैं क्या बोल रहा है. पॉपुलेशन एक्स डिक्रीजेस, एक्स की पॉपुलेशन कम होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाई, वाई की प्रेजेंस में कम होती है. वाई एक्स एंड वाई बोथ फ्लरिश, और एक्स एंड वाई दोनों फ्लरिश करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी. इन प्रेजेंस ऑफ जेड, जेड की प्रेजेंस में ये दोनों बढ़ेंगे. देन द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये सेंटेंस दिए इनमें से एक्स वाई और जेड, ये क्या क्या है? तो एक्स इज प्रेडेटर, वाई एंड जेड, तो एक्स प्रेडेटर थोड़े ही है, उसका पॉपुलेशन तो कम हो रहा है, तो प्रे है, ये वाला तो गलत हो जाएगा. एक्स इज प्रे, हाँ एक्स प्रे, पॉपुलेशन कम हो रहा है वाई की प्रेजेंस में. Y and Z, sorry, Y and predator of Z. तो अगर मैं सिर्फ Y को मान लूं, Y प्रेडेटर है Z का, तो बात सही हो जाती है. Y प्रेडेटर है क्योंकि उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है Z की प्रेजेंस में, तो हाँ Y प्रेडेटर है. लेकिन एक मिनट के लिए मान लो अगर Y और यहाँ पर X भी होता तो हो जाता Y and Z, सॉरी Y and X.
वो जेड के प्रेडेटर है, हाँ, क्योंकि दोनों की पॉपुलेशन जेड के प्रेजेंस में दोनों की फिर से देख रहे हैं, एक्स इज प्रे ऑफ वाई, तो एक्स वाई का प्रे है, हाँ है, दिख रहा है क्योंकि एक्स पॉपुलेशन कम हो रहा है। वाई इज मान लो वाई इज प्रेडेटर ऑफ जेड, तो वाई जेड का प्रेडेटर है, क्यों? क्योंकि वाई का पॉपुलेशन बढ़ रहा है जेड के मुकाबले, इसलिए वाई प्रेडेटर। और अगर मान लो वाई और एक्स भी देता तो हाँ दोनों भी सही था, वाई और एक्स दोनों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है जेड के मुकाबले, क्योंकि ये प्रेडेटर है और ये प्रे हो जाएगा उसका। करेक्ट आंसर बन जाएगा बी। इसको भी देख लेते हैं, जेड इज प्रेडेटर ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। अगर जेड एक्स और वाई दोनों का प्रेडेटर होता तो जेड का पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए था, इनका कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिया, ये गलत बात है। वाई इज प्रे ऑफ जेड, वाई जेड का प्रे है, अगर प्रे होता वाई का पॉपुलेशन कम होना चाहिए था, लेकिन यह तो बढ़ रहा है, ये वाली बात भी गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। या अगर हम मिसिंग भी मान ले तो भी सही है और नहीं भी तो भी ठीक है। करेक्ट आंसर के बाद 118, विच इज द पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में पोटेंट फोर्स कौन सा रहेगा? तो इंटर स्पीसीज कंपटीशन ही है, दो स्पीसीज जब कंपटीशन करेंगे तो दोनों जोर लगाएंगे, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, एक नया स्पीसीज डेवलप होने के चांसेस वही रहेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 119, द pyramid of biomass is upright in which of the following ecosystem। बायोमास का पिरामिड अपराइट होगा किस इकोसिस्टम के अंदर? देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे पोन्ड इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बायोमास पोन्ड इकोसिस्टम में सबसे पहले मुझे मिलेगा फाइटोप्लैंक्टन का, जो बायोमास रिलेटिवली कम रहेगा, फिर मुझे मिलेगा जूप्लैंक्टन, इससे ज्यादा रहेंगे, फिर मुझे मिलेंगे स्मॉल फिशेज और ज्यादा बायोमास रहेगा, फिर मुझे मिलेंगे लार्ज फिशेज और ज्यादा बायोमास रहेगा, और इसका जो पिरामिड रहेगा तो इन्वर्टेड रहेगा, वो अपराइट बोल रहा है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। लेक जो पोन्ड के साथ सत्य वही लेक के भी साथ सत्य, वही ओशन के साथ भी सत्य है। ग्रासलैंड वाला देख लेते हैं कि ग्रासलैंड का अपराइट रहेगा कि क्या। एक घास का मैदान है, उसका बायोमास अगर मैं लूंगा तो मान लीजिए मैंने 4-5 बोरे भर लिए घास के बायोमास से, उस पर ग्रास हॉपर अगर उन सबको पकड़ लो और उनका बायोमास कैलकुलेट करूंगा तो इससे कम ही आएगा। उनको पकड़कर उन ये जो इंसेक्ट्स हैं या ग्रास हॉपर हैं उनको प्रे करने वाले यानी फ्रॉग, उनका बायोमास और रिलेटिवली कम आएगा। उनको कंज्यूम करने वाले स्नेक, जैसे 10-15 फ्रॉग पर एक आधी स्नेक होगा, उसका बायोमास और कम आएगा। ये कैसा आ जाएगा? स्टेट किस केस में? ग्रासलैंड के केस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 19 के बाद में 20, हाँ, इंडिया हैज मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, इट इज रिलेटेड टू। ये स्टेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 121, एक पाई चार्ट दिया है, above given pie chart is showing number of vertebrate species in above pie chart identify S is representing species of A। ये जो S है इनमें से ये वाला, ये जो S है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये पाई चार्ट है किसका दिया है उसने? वर्टिब्रेट का। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेप्टाइल्स का हो जाएगा। और वैसे इसकी बात अगर मैं करूं तो वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा जो रहेगा वो फिशेस का रहता है, ये डी ये वाला फिशेस रहेगा। लेकिन अपनों को पूछा उसने एस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रेप्टाइल्स। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का डायग्राम बेस्ड था, कोई विशेष बात नहीं उसमें। 122, विच वन फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन इविल क्वाड्रेंट। इविल क्वाड्रेंट तो 4 जो बुराइयां उनमें से कौन इंक्लूड नहीं है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, अभी देखा अपनों ने, मेन फीचर है ये तो। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ये भी है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, बाहर से आएंगे वो भी बर्बाद कर देंगे, ये भी है। पॉल्यूशन एंड डिस्टर्बेंसेस ये नहीं है। को एक्सटिंक्शन ये है। फोर्थ वाला नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 123, अ ट्रेडिशनल एनर्जी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ट्रेडिशनल यानी हमारी मान्यताओं के हिसाब से कौन सा रहेगा? तो उसके अंदर सेक्रेड फॉरेस्ट और लेक्स ये आ जाएंगे, जहाँ जंतिया हिल और ये अपने जो ऐसे जहाँ धार्मिक रूप से जो इंपॉर्टेंट है उन जगहों के लिए पूछा गया तो वो सेक्रेड फॉरेस्ट तो ये सब कहलाएंगे। 124, फिर कुछ ग्राफ दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखते हैं इनको, समझते हैं इनको क्या बोल रहा है वो, क्या करेक्ट है। बी रिप्रेजेंट एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, बी ये रहा, क्या ये एक्सपांडिंग पॉपुलेशन बता रहा है?
आप खुद देखो, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है जिनका कोई लेना देना नहीं है आगे फ्यूचर में, ये प्री रिप्रोडक्टिव और ये रिप्रोडक्टिव है। फ्यूचर में क्या होगा 10 साल बाद मान लीजिए, तो ये प्री रिप्रोडक्टिव यहाँ आ जाएंगे और ये वाले इधर चले जाएंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं। ये यहाँ पर आएंगे तो उनका भी पैटर्न ऐसे ही रहेगा, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन का है, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन का नहीं। सी रिप्रेजेंट स्टेबल पॉपुलेशन, ये रहा सी। क्या स्टेबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें भी क्या होगा, ये यहाँ आ जाएंगे तो ये यहाँ आ जाएंगे तो ये छोटे कम हो जाएंगे, फिर उनसे और कम आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को कर रहा है। गलत बात है ये वाली। ए रिप्रेजेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ए ये रहा, ये यहाँ आ जाएंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, उनके बच्चे और ज्यादा होंगे, तो ये तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग नहीं है, तो ये वाली बात की गलत है। ए रिप्रेजेंटिंग एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, तो ए एक्सपांडिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ समय बाद ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा हो जाएगा और उसी के रेशो में ये वाला भी बड़ा हो जाएगा। ये सारे कैसे, अभी इतना छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, शेप चेंज नहीं होगा लेकिन साइज बड़ा हो जाएगा। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में यही होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 141, 141 पर आ जाते हैं अपन। वन 141 के लिए बोल रहा है वो, एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज ऑब्टेन्ड इन टिश्यू कल्चर, उसे केलस बोलते हैं, सिंपल बात है। एक्स प्लांट तो वो मटेरियल होता है जिसे टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केलस बोलते हैं उसको। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, केलस केलस। 145, 145 क्या बोल रहा है वो, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इसके अंदर गोल्ड और टंगस्टन ये आते हैं, गोल्ड या टंगस्टन, इसका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 45। 47, स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द, स्टैंडिंग क्रॉप कैसे मेजर करेंगे, डेफिनेशन है मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन यूनिट एरिया, हाँ ऐसे कर लेंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन यूनिट एरिया, हाँ ऐसे भी कर लेंगे, और आ जाएगा दोनों। एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिट एरिया, नहीं एनर्जी के लिए नहीं आएगा, तो ए और बी दोनों करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 147 में डी। नेक्स्ट 149, वो बोल रहा है which of the following statement is are incorrect among the option given below। इनकरेक्ट पूछ रहा भाई को, इनकरेक्ट पूछ रहा है, देख लेते हैं। कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर मोर सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज। यही तो दिक्कत है, हमारे पास जो अभी मेथड है कन्वेंशनल, उसके हिसाब से हम माइक्रोब्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है, नहीं कर सकते। सेकंड बोल रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, उल्टी बात बोल रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है, ये भी गलत बात है, गलत पूछा उसने, दो तो हो गए गलत। सी देख लेते हैं, एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, हाँ करीब करीब, मतलब ये खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, वल्नरेबल है। हॉट स्पॉट्स आल्सो रीजन्स ऑफ एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस, हाँ हॉट स्पॉट वो रीजन है जिन जगहों पर, हॉट स्पॉट तो अच्छे रीजन है जहाँ पर खूब बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन वो भी अभी उनमें बहुत तेजी से हैबिटेट लॉस का फीचर आ रहा है। ये दोनों सही है, दो गलत है, ए और बी गलत चाहिए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 150, अमाउंट ऑफ अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ इज कॉल्ड, जितना अमाउंट ऑफ अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ ने जो कुछ लिया है उसके पास क्या क्या आ जाएगा, ऑटोट्रॉफ का आ जाएगा ग्रॉस, और बचेगा जो नेट रहेगा, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काम आएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 51। मैच द कॉलम वाला है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रेजेंट करेक्ट मिसिंग पेयर, ये कुछ टेक्सोनॉमिक ग्रुप दिए हैं और ये परसेंटेज ऑफ स्पीसीज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनको खतरा है, कौन कौन सा है, तो बर्ड को कितना खतरा है और सारे कौन कौन से खतरे दिए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। बर्ड, मैमल्स, एम्फीबियंस और जिम्नोस्पर्म, सबसे ज्यादा खतरा है वो एम्फीबियंस को है 32%, फिर जो खतरा है वो जिम्नोस्पर्म को है 31%, फिर जो खतरा है मैमल्स को है वो है, मैमल्स को कम है, मैमल्स को मतलब बर्ड और मैमल के केस में बर्ड को ज्यादा
बर्ड को कम और मेमल्स को ज्यादा। यानी ए में थर्ड दिख रहा है, बी में फर्स्ट भी दिख रहा है, सी में फोर्थ यहाँ दिख रहा है, डी में सेकंड यहाँ दिख रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो 151 ये एक्चुअल में ये आपको एनसीईआरटी में से डेटा मिल जाएगा, वहाँ पर सिंपल दिया है। सबसे ज्यादा खतरा एम्फीबियंस को, क्योंकि फ्रेश वाटर में मिलते हैं और फ्रेश वाटर ही अभी पॉल्यूटेड हो रहा है। एक दूसरा नंबर का खतरा जिम्नोस्पर्म को है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट क्लाइमेट है ये उससे सूटेबल नहीं है। अब दो बच रहे हैं, बर्ड और मेमल्स। इनमें से मेमल्स को ज्यादा खतरा है 23% का, क्योंकि मेमल्स के जो बच्चे होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फ्रेगमेंटेशन, यानी उनका रहने की जगह ही बर्बाद हो रही है। और चूंकि उनके ऑफिस में बड़े होते हैं इसलिए उन्हें छुपाने के लिए ज्यादा जगह चाहिए रहती है और जगह ही बर्बाद हो रही है, इसलिए इन्हें ज्यादा खतरा है। बर्ड को भी 12% का खतरा हो रहा है, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, स्पेशली डीडीटी वगैरह, ये जब हायर ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं, बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, तो उससे थिनिंग ऑफ सेल हो रही है। उनके एग की जो झिल्ली है, जो कवर है, वो पतला हो रहा है, जिससे प्रीमेच्योर डेवलपमेंट हो रहा है और उससे उनकी पॉपुलेशन बर्बाद हो रही है। इनकी मैंने रीजन भी बता दिया आपको। 151 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 157 एक फूड चेन दी है, ग्रास उसे कंज्यूम किया ग्रास हॉपर में, देन उस पर फ्रॉग, देन स्नेक। इफ 1000 किलोजूल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू बायोमास बाय प्रोड्यूसर, यानी यहां से चला 1000 किलोजूल एनर्जी अवेलेबल फॉर स्नेक, यहाँ के लिए उसने पूछा स्नेक के लिए कितना रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, यूनिट समझना पड़ेगी। यहाँ पर किलोजूल दी है, यहाँ जूल है, यहाँ जूल है, यहाँ जूल है और यहाँ पर किलोजूल है। तो सारा का सारा आप चाहो तो 3 जगह जूल है, इसलिए सबको जूल में कर लीजिए। जैसे मैं इसे जूल में कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 जगह और बढ़ाना पड़ेगी, तो ये किलो जूल से जूल में बदल जाएगा। इधर इसको भी किलो जूल से जूल में कर लेते हैं, ये तो दिया ही है, 3 जीरो और बढ़ा लेते हैं तो ये भी जूल में हो जाएगा। सारा का सारा सेम यूनिट में हो गया। अब करके देखते हैं ये किसके लिए अवेलेबल है, ग्रास के लिए। ग्रास हॉपर की बात आएगी तो ग्रास हॉपर में 10% ला के हिसाब से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। फिर फ्रॉग की बात आएगी तो 1 जीरो 10% के हिसाब से और खत्म हो जाएगा। फिर स्नेक की बात आएगी तो 1 जीरो और खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा 1000 जूल। 1000 जूल मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बस इसमें ये थोड़ी सावधानी रखना है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, लेकिन वही आपको देखना पड़ेगा कि आप समय अपने आप को मैनेज करते हैं कि नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा यूनिट्स का भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 158 नेशनल जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज आल्सो नोन एज। तो अलग अलग जोन होते हैं बायोस्फीयर के अंदर। नेशनल जोन जो उसका रहता है वो कोर जोन रहता है, जहाँ ह्यूमन की एक्टिविटी, किसी भी टाइप की एक्टिविटी परमिट नहीं की जाती। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 159 सेलेक्ट द मिसमैच। अब ये कुछ मैच दिए हैं, देख लेते हैं इनको, इनमें से कौन सा मिसमैच है। डोडो मॉरिशियस का था, हाँ मिसिंग है। कागा अफ्रीका का था, हाँ ये भी मिसिंग है। स्टेलर सिका और रशिया की थी, हाँ ये मिसिंग बात है। थाईलेसिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया का नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ये सारे के सारे नॉलेज बेस्ड हैं, इसमें कुछ भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। 160 अर्थ समिट हेल्ड 1990, तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो। करेक्ट आंसर ए। 163 Which of the following is not correctly matched? फिर मैच दिए हैं, देख लेते हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑर्गेनिज्म दिए हैं और सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स दिए हैं। तो फंजाई, उसका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, तो काइटिन उससे डिग्रेड कर देगा, सही बात है। अलगी न्यूक्लियस, वो तो न्यूक्लिक एसिड को करता है, अभी होल्ड पर रखो इसको नहीं। बैक्टीरिया, हाँ लाइसोजाइम, हमारी सलाइवा में, हमारे टीयर में लाइसोजाइम होता है जिससे बैक्टीरिया का सेल वॉल टूटता है, सही बात है। प्लांट सेल सेल्यूलेज, प्लांट सेल सेल्यूलोज का बना है तो सेल्यूलोज उससे तोड़ेगा, तो ये अलगी न्यूक्लियस बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। न्यूक्लियस तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। 163 के बाद 167 देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू पेप्टिडोग्लाइकन इन बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं। अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, ये अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर आएगा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 67 के बाद में नेक्स्ट आ रहा है 180। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस इवेंट्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कुछ ऑर्डर दिए हैं, उनको देख लेते हैं। क्या क्या दिया है? एक तो दिया है आइसोलेशन ऑफ डीएनए है, क्लीविंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सदर्न ब्लॉटिंग है, हाइब्रिडाइजेशन विद सिंथेटिक प्रोब्स है, ऑटो रेडियोग्राफी। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। इनमें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से भी पता लग जाएगा अपनों को। मैं पहले वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, ये वाला। तो ऑर्डर सबसे पहले ए बोल रहा है, अरे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हाँ आइसोलेशन ऑफ डीएनए एक नंबर पर करेंगे। फिर बोल रहा है क्लीविंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन, यानी डाइजेशन करेंगे उसका, तो ये आ जाएगा सेकंड नंबर पर, बिल्कुल सही बात है ये भी। सी पर बोल रहा है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से उनको सेग्रीगेट करेंगे, ये 3 नंबर पर आएगा, सही बात है, ये भी सही है। डी में बोल रहा है सदर्न ब्लॉटिंग, फिर उसे हम नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट पर लेकर आ जाएंगे, 4 नंबर पर, ये सही बात है, ये भी सही है। ई हाइब्रिडाइजेशन विथ सिंथेटिक प्रॉप, सिंथेटिक प्रॉप्स उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ये 5वें नंबर पर आ जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए, ये भी सही है। और एफ ऑटो रेडियोग्राफी से उसको हम एक्सरे पर लेकर आ जाएंगे, एफ ये 6ठे नंबर पर सही है। तो यही ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यही सीक्वेंस रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है बड़ा क्वेश्चन दिखता है लेकिन उसमें पहले ही आंसर सही मिल जाता है, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 180 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वो आ रहा है 190। क्या बोल रहा है समझते हैं। Which of the following statements regarding stable community is are true? Stable community के लिए क्या क्या सच है देख लेते हैं। It must be resilient to natural और man-made disturbances। सही बात है, जोर लगाना चाहिए उसको, रेजिलियंस होना चाहिए। दोनों टर्म है, रेजिस्टेंस यानी बाहर से आने वाले का विरोध करना, रेजिलियंस यानी बर्बादी आ गई तो उसे जल्दी से रिकवर करना, करेगा नहीं वाला काम, सही बात है ये तो। सेकंड बोल रहा है इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, हाँ एलियन स्पीसीज से रेजिस्टेंस शो करेगा एक स्टेबल कम्युनिटी। इट शुड हैव लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी, नहीं अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगी तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे, स्टेबल नहीं रहेगी, तो गलत बात है ये वाली तो। फिर बोल रहा है इट शुड शो ऑलमोस्ट नो वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, हाँ बाय एंड लार्ज उनकी प्रोडक्टिविटी करीब करीब आसपास होना चाहिए, एकदम से फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलना चाहिए, ये करेक्ट बात है। वो पूछ रहा है कि इनमें से ट्रू कौन कौन से हैं, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ट्रू है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 190 के बाद 191, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 4, ठीक है, एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। नीचे टेबल भी दी है, देख लेते हैं कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमन्स रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, तो यही सबसे बड़ी बात तो गलत बात हो गई, ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस डेविड टिलमन की नहीं थी बल्कि ये तो थी पॉल एलरिच की, ये निबट गया ये वाला। देन द एक्सटिंक्ट एनिमल्स स्टेलर सी काउ इज फ्रॉम रशिया, हाँ ये वाली बात सही है, तो ये वाला हो जाएगा ट्रू, सॉरी ये वाला हो जाएगा फॉल्स, ये वाला हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू, 10% ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन नेक्स्ट 100 ईयर, नहीं अगले 100 साल में तो हाफ, नियरली हाफ हो जाएगा, 10% नहीं, तो करेक्ट ये भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मुझे फॉल्स ट्रू फॉल्स चाहिए, फॉल्स ये फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया। लास्ट रो देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड इज बायो प्रोस्पेक्टिंग, हाँ सही बात है, ट्रू है ये भी, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। 191 के बाद 192 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Following are the various methods of conservation, classify them into in situ and ex situ conservation method and select the correct option। in situ ex situ जो उसी के घर पर हम कंजर्व करेंगे, तो इन सिटू क्या लाएगा, अपने घर पर लाकर या लेबोरेटरी में किसी जगह पर वहां से हटाकर उसके नेशनल हैबिटेट से हटाकर अगर कंजर्व करेंगे तो एक्स सिटू क्या लाएगा। देख लेते इनमें से कौन सा है। बायोस्फीयर रिजर्व, तो यहाँ से देखते हैं आंसर में से, ये ए वाला पहले चूज करते हैं।
इन सीटू वाला वो बोल रहा है कि एक इन सीटू है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है, हाँ है। फिर बोल रहा है सेकंड वाला वो भी इन सीटू है, जूलॉजिकल पार्क नहीं, ये तो एक्स सीटू है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक पहले वाला, इधर आ जाओ, पहले वाले में बोल रहा है इन सीटू, हाँ अभी देखा कौन है, सेकंड ये 1 सेकंड फिर आ गए, फिर गलत हो गया, 1 सेकंड फिर आ गए, फिर गलत हो गया। तो इस पर आ जाओ, डी वाले पर, पहले वाला बोल रहा है वो इन सीटू, हाँ है। फिर थर्ड वाला बोल रहा है यानी नेशनल पार्क, हाँ ये भी है। फिर फिफ्थ वाला बोल रहा है यानी सेक्रेड ग्रूव्स, हाँ ये भी वहीं पर रखकर करेंगे। फिर फिफ्थ के बाद सेवंथ वाला बोल रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हाँ ये भी करेंगे, तो सही बात है, सारे के सारे इंस्टीट्यूट के हैं। इधर आ जाओ, एक्सीटू में भी देख लेते हैं। सेकंड वाला जूलॉजिकल पार्क, हाँ हम लेकर आएंगे, एक्सीटू है। फिर फोर्थ वाला बोल रहा है टिश्यू कल्चर टेक्निक की लेबोरेटरी में किया जाएगा, ये भी एक्सीटू है। फिर 6 वाला बोल रहा है सीड बैंक, हाँ ये भी हम बैंक बनाएंगे अपने पास, ये भी एक्सीटू है। और 8th वाला बोल रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी हम वही -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में करेंगे, हम करेंगे, ये भी वहां से लेकर आएंगे, ये भी एक्सीटू है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 192 के बाद 193 स्टेलर सी काउ बिकम एक्सटिंक्ट, हाँ हो गई खत्म, पता है अपने को, स्टेलर सी काउ एक्सटेंड हो चुकी है, सही बात है। सेकंड बोल रहा है इट इज ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, हाँ ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था ह्यूमन का, सही बात है, इसीलिए हुआ है। तो दोनों एजर्शन रिजर्वेशन दोनों ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 193 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 194, फिर आ रहा है एजर्शन रीजन। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड एज फॉर सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। एनसीईआरटी में लिखा है कि अभी हमारे पास जो है 1.7 to 1.8 मिलियन या मोर देन 1.5 मिलियन, ये सही बात है। सेकंड वाला बोल रहा है फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल एरिया, हाँ टेम्परेट एरिया में हम करीब करीब काम खत्म कर चुके हैं, ट्रॉपिकल एरिया में तो कई जगह पर हम पहुंचे ही नहीं है। जैसे ट्रॉपिकल एरिया में आपका जो लंग्स ऑफ अर्थ है अमेजोन फॉरेस्ट, वहाँ के 20% पार्ट तक ही पहुंच पाए, वही नहीं पहुंचे ठीक से, दोनों बात सही है, लेकिन दोनों सही जरूर है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो द assertion is true but reason is false, both is true but the reason is not correct explanation, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बात दोनों सही है लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन ये थोड़ी है। 195 195 कभी भी assertion जब में आए तो आप तो क्या करो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो और बिकॉज डालकर सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ो, देखो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। फिर बोल रहा है अगला रिमूवल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज फ्रॉम एन इकोसिस्टम लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, हाँ अगर आप मेन की स्पीशीज निपटा दोगे जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर इकोसिस्टम की 12 बज जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बिकॉज कीस्टोन स्पीशीज डेराइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, सही बात है। तो दोनों को दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 195 इसके बाद में अगला आ रहा है 196, वो बोल रहा है अगर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनको पढ़ो और देखो कौन कौन से क्या चाह रहा है, वो करेक्ट चाह रहा है, देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज नेसेसरली मेजर्ड इन नंबर, नहीं नंबर में नहीं, बल्कि तो बायोमास में भी किया जा सकता है, पग मार्क्स में, केज पर नंबर पर केज सब में किया जा सकता है, तो गलत बात है। टाइगर सेंसस इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स इन फीकल पैलेट्स, तो पग मार्क और फीकल पैलेट से ही किया जाता है आमतौर पर। बायोमास इज ऑलवेज अ मीनिंगफुल मेजर टू नो पॉपुलेशन साइज, नहीं मीनिंगफुल तो रहेगा नंबर गिनना, ऑलवेज नहीं रहेगा, गलत बात। कभी कभी कर सकते हैं वाला काम, जैसे आपकी किताब में दिया बनियान ट्री का और पार्थेनियम का। साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, बदलता रहता है, तो ये गलत बात है। स्टैटिक पैरामीटर नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, नहीं है स्टैटिक मतलब स्टेबल नहीं है, बदलता रहता है, तो करेक्ट बात लिखी है वाली, तो करेक्ट चाहता है वो, बी और डी करेक्ट है, बी और डी करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 196 197 read the given statement and select the correct one. The primary productivity varies in different types of ecosystem, हाँ अलग अलग टाइप की इकोसिस्टम में बिल्कुल वेरी करती है, ग्रासलैंड में अलग रहेगी, एक्वेटिक में अलग रहेगी, तो सही बात है। फिर बोल रहा है सेकंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, हाँ सही बात है, किस टाइप के प्लांट वहां पर है, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है, ज्यादा बड़ी पत्तियां हैं, ज्यादा
नंबर ऑफ लीव ज़्यादा है तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर भी। तो स्टेटमेंट ये वाला भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर सी 197। इसके बाद में नेक्स्ट अगला 198 नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखते हैं क्वेश्चन करने जैसा है। वो बोल रहा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम अप्रोक्सीमेटली 1700 1700 किलोग्राम ऑफ बायोमास एंड द ग्रॉस जीपीपी वो 2300 से, तो जीपीपी वो है 2300 किलोग्राम, ठीक है। और एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो कितनी आ रही है 1700, सही बात है, बोल रहा है वैसा। आगे क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द बायोमास अवेलेबल फॉर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के लिए कौन सा बायोमास अवेलेबल रहेगा, ये ग्रॉस है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी लॉसेस खत्म करेंगे तो नेट बचेगा, और यही अगले लेवल के लिए यानी प्राइमरी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल रहेगा 1700 किलोग्राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 198 के बाद में अगला ले लेते हैं 199। एजर्शन दिया है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट और एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हाँ भाई, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है, जमीन पर मिलेंगे मछली। फॉरेस्ट, डेजर्ट ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। रीजन में बोल रहा है इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है नेचर की, सही बात है। अब इस स्टेटमेंट को बिकॉज करके करते हैं तो पता लग जाएगा कि एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है कि नहीं। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बिकॉज इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नहीं, बिल्कुल फिट नहीं बैठा है, दोनों सही जरूर लेकिन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 200 फिर वो एजर्शन रीजन है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी passes थ्रू डेट्राइटस फूड चेन। हाँ, टेरेस्ट्रियल के लिए डेट्राइटस फूड चेन लार्ज, क्योंकि ज्यादातर वही इतने सारे पत्ते प्लांट आप देख रहे हो उनको खाने वाले ही नहीं जाते, सब नीचे गिरना है, वो उसके लिए जाना है, आपको डेट्राइटस के लिए जाना है। बी में बोल रहा है वो मतलब रीजन बता रहा है एनर्जी फॉर डेट्राइटस फूड चेन डायरेक्टली कम फ्रॉम सन। नहीं, फिर डेट्राइटस का वो तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स है, ये तो गलत बात है, रीजन तो गलत बात है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 200। नेक्स्ट बस 200 तो होएंगे कंप्लीट। तो ये आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी बेस्ड था। ये इकोलॉजी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारा कंटेंट याद करने का है, आपको उसके अंदर शॉर्ट नोट बना लेना चाहिए। हर एक चैप्टर, इकोलॉजी के 3 चैप्टर अब आपके पास हैं, उन सबके अलग अलग शॉर्ट नोट बनाकर लगातार उनको पढ़ देना चाहिए पर वीक, हर 10 दिन में, ताकि वो डेटा आपको याद रहे। बहुत सारे क्वेश्चन में डेटा बेस्ड ही होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आते हैं नो डाउट, लेकिन उनका प्रोपोर्शन डेटा बेस्ड क्वेश्चन के मुकाबले कम रहता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं। ये 9th वाला हुआ। अब जो टेस्ट आपके आएंगे वो कंप्लीट सिलेबस बेस्ड आएंगे। तो यहाँ आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और नए टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।